सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। हम बात करें पीडीएम के जलसे के हवाले से। ज़ाहिर पंडाल सज गया है गुजरावाला में, लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से वो ये हैं कंटेनर्स लगाए गए हैं ना सिर्फ दाखिली रास्तों पर, हत्ता गलियों को भी कंटेनर्स लगा के बंद किया गया है। ये रुकावटें हुकूमत खड़ी कर रही है, ये अपोजिशन का कहना है। मुराद राज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस ट्रांसमिशन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद साहब, पहले मैं आपसे बात करूँगी, ये जो अपोजिशन कहती है कि जी सारे रास्ते बंद कर दिए, दाखिली रास्ते भी और गलियां भी कंटेनर्स लगा के रुकावटें खड़ी करके ये हुकूमत बौखला गई है, आपका क्या कहना है? ये रुकावटें कंटेनर्स क्यों लगाए गए हैं? देखें, कंटेनर इसलिए लगाए गए हैं ताकि एक रास्ता बनाया जाए, जब एक रास्ते से उनको इजाजत दी गई है, इस रास्ते से सबने जाना है ताकि बाकी ट्रैफिक जो है उस पर असर ना पड़े। अगर पहली बात तो ये है कि आप देखें कि आधे स्टेडियम में तो स्टेज लगा हुआ है, इनके पास लोग कहां से आने हैं जो कंटेनरों से इनको कोई फर्क पड़ना है? कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनके लिए रुकावट बनाए। हम तो देखना चाहते हैं कि वहां ये करना क्या चाह रहे हैं। चोरों का एक टोला इकट्ठा हो गया है, वो अपनी चोरी बचाना चाह रहा है, उनको अवाम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना अवाम की मुश्किलात से कोई इंटरेस्ट है। अगर उनको होता तो फिर ये आज हम जिस नहर पे ये मुल्क खड़ा है, या जहां ये छोड़ के गए थे आज से 2.5 साल पहले, 30-40 साल ये हुकूमत करते रहे, तो इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया पहले? जहां पे ये छोड़ के गए सब कुछ, इस मुल्क को बैंकरप्सी के बिल्कुल किनारे पे खड़े करके चले गए, और अब इनके ये एकदम ऑपोजिशन बन गए हैं। इनको एकदम याद आ गई है, अवाम याद आ गई है, इनको बाकी चीजें याद आ गई हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर साहब ऑपोजिशन तो ये कह रही है, डॉक्टर साहब ऑपोजिशन तो ये कह रही है हम 56 रुपए किलो चीनी छोड़ के गए थे और अब इस वक्त 110 रुपए है। कह रहे हैं हम तो अंडे 80 रुपए छोड़ के गए थे, इस वक्त 160 रुपए है। वो कह रहे हैं हमने तो आटा 26 रुपए छोड़ा था, इस वक्त 70 रुपए तक पहुंच गया है। कह रहे हैं कि हम तो 2.5 साल पहले यहां पर छोड़ के गए थे पाकिस्तान को, आप ले आए हैं यहां पर सर। और जहां पे फाइनेंशियली मुल्क को छोड़ के गए थे, वो कौन छोड़ के गया था? बिल्कुल बैंकरप्सी पे कौन छोड़ के गया था? किसने लूटा इस मुल्क का माल? किसके पकौड़ों वाले के पास, पापड़ों वाले के पास अरबों रुपए निकल रहे हैं अकाउंट में से? 9 अरब पे केस चल रहे थे, 25 अरब पे आ गए हैं। कैसी बातें करते हैं, मुझे तो सारी समझ नहीं आती कि कहां पे पैसा गया, किधर सारा। मुराद साहब, लेकिन मेरी बात सुने ना, अभी आप लोगों को 2-2.25 साल हो गए हैं, जो गवर्नेंस थी वो तो आप लोगों ने चलानी थी। अब क्या 5 साल तक आप लोग यही कहते रहेंगे कि इन लोगों की वजह से आज ये सारे मामलात हुए हैं? आप मुझे ये बता दें कि 40 साल का टूटा हुआ सिस्टम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 साल में हम बिल्कुल जोड़ के सब कुछ ठीक कर देंगे? 40 साल में इन्होंने बारियां लगाई हैं और लूटा इस मुल्क को। 40 साल का टूटा हुआ हर सिस्टम। मैं पिछले 5 साल असेंबली में खड़ा रहा अपोजिशन में, पिछले 5 साल मैंने कहा कि अगर एक भी पंजाब का डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है ना, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। 5 साल ये असेंबली में नहीं आ सके मेरे सामने कि जी हाँ जी ये डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, आप इस्तीफा दे दें। टूटा हुआ सिस्टम तोड़ के सब कुछ दे दिया कि जी हाँ जी हमने 40 साल में तोड़ दिया, आप क्यों नहीं ठीक कर रहे? 5 साल इनको चुप करके बैठ जाना चाहिए, इनको कोई हक नहीं है ऑपोजिशन करने का। सही हो गया। मैं कैसर अहमद शेख साहब, कैसर साहब आप फाइनेंस कमेटी को हेड करते रहे 5 साल, खुद बिजनेसमैन हैं आप, तो क्या ये बैंक करप्सी तक आप मईशत को ले आए थे पाकिस्तान की? ये हालत करके आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मुल्क दिया, फिर उसके बाद अब 2.25 साल में किस तरह से वो बेहतर करें, और आप आज सड़कों पर इसी हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी बातों को सुन के हंसी आती है, ना कोई इकनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ना कोई मईशत को समझते हैं। देखिए, हम जब छोड़ के गए तो मुल्क 5 असल चीज़ पूरी दुनिया में जो होती है ना, वो ग्रोथ होती है कि मुल्क तरक्की कितनी कर रहा है। हर साल हमारे यहाँ सारे ख़राब थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। 5.8% का मतलब ये है कि हर साल नई बढ़ोतरी तकरीबन 2500 अरब रुपए नया लोगों के जेब में जाता था, और एडिशनल ज़्यादा जाता था। यानी हमने 2018 में छोड़ा ना, जो 2017 में जितने पैसे लोगों के जेब में जा रहे थे, 2018 में 2500 अरब रुपए ज़्यादा गए।
लोगों की आमदन ज़्यादा हुई और रियल टर्म में ये कोई ये नहीं है, इन्फ्लेशन को कम करके 2000 ये कोई भी मईशत समझने वाला बात समझ सकता है। अब इनकी बात महंगाई का जो असर किया है, पहली बार पाकिस्तान माइनस चला गया ना 1952 के बाद जो ग्रोथ है ना, यानी हमारी तरक्की माइनस में चली गई। हम तो 5.8 छोड़ के गए थे, ये माइनस में लेके गए, तो वो 2500 अरब रुपए जो हर साल बढ़ोतरी होनी थी वो ख़त्म हो गई। लोगों का तो रोज़गार ख़त्म हो गया, लोगों के पास आमदनी नहीं है, और फिर इन्होंने महंगाई का जो बुरान किया है। लेकिन कोई बात समझने वाली हो ना, यानी हम ख़राब थे, हम बड़ा बुरा छोड़ के गए, लेकिन हर साल दूसरे साल से आगे तरक्की हो रही थी। यानी 2016 में जो कुछ हुआ उस 2017 में उससे बेहतर हुआ इकानमी, 2018 में और बेहतर हुआ। हर साल हम ज़्यादा मुआसिल यानी टैक्स दे रहे थे, जमा हो रहे थे FBR के बाद। इन्होंने तो 4000 कहे थे ना कि भाई बाकी सारा हम पैसा 4000 अरब की बजाय 8000 अरब कर देंगे और बाहर से दौलत आ जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, करोड़ बंदों को नौकरी मिलेगी। अब ये बताइए कि ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, कोई पहले मेरी फिगर्स नहीं है ये। अच्छा, ये कोई अक्ल की शऊर की बात कर लेना, यहाँ बैठ के अगर सिर्फ शोर मचाना है तो फिर तो किसी को कोई समझ नहीं आएगी। मुझे ये बता देना कि क्या कर्जा, ये सब इमरान खान साहब कहते थे कि इन्होंने कर्जा, हमने कर्जा ले लिया। भाई आपने कर्जा, तो हमने जो 5 साल में कर्जा लिया उतना कर्जा 11000 अरब रुपए तो आपने ये 2.25 साल में ले लिए। अच्छा, फिर कहते हैं हमने कोई वापस, वो आपके लिए हुआ कर्ज की किस्तें अदा करने के लिए वो कह रहे हैं हमने तो कर्ज लिया क्योंकि कर्ज में छोड़ गए आप। वही सुने, किसने अदा करनी थी? सुने तो सही ना, ये तो हर कोई कहता रहेगा पिछला, हम कहें कि हम पीपल पार्टी के कर्जे किस्तें दे रहे थे। भाई जो किस्तें दी है ना वो उसके अलावा है, यानी कर्जा तो इन्होंने लिया है कोई 17-18 हज़ार अरब, उसमें से किस्तें दी हैं 4-5 हज़ार अरब की, वो कुल मिला के तो 11,000 और बढ़ गया है। 11,000 इन्होंने, ये कि इनको झूठ बोलते हुए कुछ शर्म तो कैसर साहब, ये आपके जलसों से ये हालात सही कैसे होंगे? हाँ, जलसों से हालात कैसे ठीक होंगे? हालात जो है ना जलसों से कभी ठीक नहीं होते, मैं ये आपकी बात एग्री करता हूँ। लेकिन जो माहौल हो गया है, जिस तरह लोग बलक रहे हैं, जो उनकी तकालीफ हैं, जो उन पर ज्यादतियाँ हो रही हैं, वो ये हुकूमत को तो दिन ब दिन, क्योंकि ये हुकूमत ने वादे बहुत किए थे, नाअहल थी, इनके पास कोई कम्पिटेंट, कोई अहल ऐसा नहीं है या होमवर्क इन्होंने नहीं किया कि कोई बताइए ना मुझे कि बाहर से इन्होंने पैसा लाना था, बाहर से पैसा भी नहीं आ रहा, टैक्स इकट्ठा करना था, टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, महंगाई का है तो बोरा, तो ये अच्छे इस तरह होंगे। मैं नहीं कह रहा कि जलसे से कोई बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये हुकूमत जाएगी तो बेहतर होगा ना, कोई और। तो हुकूमत को भेजने के लिए जलसे तो नहीं करने पड़ते, धरना इनसे लंबा तो आप लोग नहीं दे सकते, तो उस वक्त तो हुकूमत नहीं गई थी, तो ये जलसे करने से हुकूमत कैसे जाएगी? पापड़ वाला कौन है, ये तो पूछ लें, पापड़ वाला कौन? वो आप लोग पूछें। ये पापड़ वाली बातें कोई यार कोई सही सीरियस बात करो, लोगों के बारे में बात तो करो, लोगों को क्या दे रहे हो? पापड़ वाला कोई भी होगा, चलो जो भी होगा, इंडिविजुअल पे बात आप करते, 22 करोड़ लोगों की आप जो आए हो तो 22 वापस कर दें टैक्स पेयर के, तो ले आपको इतना भी नहीं पता कि आप ओ भाई पैसे कितने आपके हिसाब में कितने हैं? जो मैं तो कह रहा हूँ 2500 अरब रुपए तो कम वसूल हो रहा है। 25 अरब रुपया तो अभी सिर्फ तो मैं और मेरे भाई बात तो सुनिए, कोशिश तो करें मेरी बात समझने की, चलो झगड़ा नहीं हो रहा यहाँ, झगड़ा आप पहले बात कर लें, आप पहले एक एक करके बात करें ताकि समझ में आए। मेरे भाई चले एक एक करके बात कर लें, पहले इनको मौका दे दें। लेकिन हुकूमत इस वक्त सवाल करना चाहती तो डॉक्टर साहब क्या आप कह रहे हैं? पापड़ वाला है, एक फालूदे वाला भी कोई था, क्या आप बात करना चाह रहे हैं? कोई फलूदे वाला है, कोई पापड़, उसका जवाब सुन लीजिए। अरबों रुपए इनके अकाउंट से निकल रहे हैं। सही। शहबाज शरीफ खड़े होकर कहते हैं मेरा वालिद एक या मेरा दादा एक बहुत गरीब आदमी था। दूसरी तरफ मरियम खड़ी होकर कहती है मेरा दादा एक अमीर तरीन फैमिली से था। किसकी बात पे जाएं हम? कौन सच बोल रहा है यहाँ पे? कौन? तो सर आप लोगों ने कितनी रिकवरी कर ली? सर आप लोगों ने तो मियां साहब को बाहर जाने दे दिया, तो आवाम तो ये पूछ रही है लंदन की प्रॉपर्टीज के पैसे कहां से आए? तो मुराद साहब ये तो आप लोगों ने पूछना था ना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था, कितनी रिकवरी कर ली? आप लोगों ने तो मियां साहब को आराम से बाहर जाने दिया।
और ये चीजें कोर्ट में है ना, देखिए कोई वसूल हुआ, ये तो इनके इल्जाम है। 2 प्लेटलेट रह गए, अब मेरा 1 प्लेटलेट रह गया है, मैं मरने लगा हूँ, मरने लगे हैं, ये हो गया वो हो गया। आप देखें कि ये सारा एक सिनेरियो बनाया गया और जो भी हुआ सारा वो आपके सामने ही हुआ है, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जाके अल्ताफ हुसैन बन गया। आई मीन अल्ताफ हुसैन की तरह इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करनी, आई मीन ये तो बिल्कुल उस तबाही के रास्ते पे है कि जहां से इनको ना वापस आना चाहिए, ना इनकी जरूरत है, ना इस मुल्क को इनकी जरूरत है। सही। अच्छा, आई मीन ये जो इल्जामात का मामला है, करप्शन के सीन है, ये कुछ चल रहे हैं, कुछ टीटीओ का मामला है, वो चल रहा है इस वक्त। नैब केसेस नहीं सर, मैं तो केसेस कह रहा हूं ना। एक इल्जाम है जो लगा रहे हैं, एक केसेस हैं जो चल रहे हैं, एक वो केसेस हैं जिनमें लोग मुजरिम डिक्लेयर हो गए। उससे आगे हम चल लेते हैं, आज जलसे के हवाले से और कुछ चीजों में बात कर लेते हैं। सुमैया का सवाल था कि तब्दीली क्या जलसों से आ सकती है? 126 दिन के धरने से नहीं आई, हुकूमत में अदालतों से आई। अब मसला यह है, कैसे साहब आपसे सवाल है, मामला यह है कि आपके जलसों के अंदर जिसका आगाज मीटिंग से हुआ, जिसमें नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई, मरियम साहिबा का वो मज़ाहमत का बयानिया जो मियाँ शहबाज शरीफ का मफाहमत के बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप उस मज़ाहमत के बयानिए को लेकर चलकर इस हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं तो वो कैसे होगा? और क्या आप समझते हैं कि जो बयानियां इस वक्त मियां साहब लेकर चल रहे हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर इदारों के हवाले से, उनके सरबराहान के हवाले से खुलकर बात है, तो उसके बाद आप समझते हैं कि पंजाब से वही जो एक वोट बैंक बड़ा आपका है, वो वोट बैंक भी आप वापस अपना हासिल कर पाएं? देखिए बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए इस तरह आराम से कोई बात करके किसी को समझ तो आए ना। देखिए पहली बात तो ये है कि जितने भी केसेस हैं कोर्ट में है, ये सारे रोज़ ये पापड़ वाले जो कुछ भी है, अब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस है, वो देखेंगे ना। अगर है किसी के भी खिलाफ कोई बात साबित होगी तो हम तो कोई नहीं कह रहे कि हमें अन्याय दो, अगर साबित हो जाएगी तो बस, वो तो अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ ना। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सारे गलत इल्ज़ाम लगा के, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, आप चेक कर लीजिए। और अभी केसेस जारी है, बजाय कि आवाम की बात करें हम लोग। इस वक्त तो जो जलसे हो रहे हैं ना, लोग परेशान हैं। हमें लोग, जब हम अपने हलकों में जाते हैं ना, तो लोग हमें पूछते हैं कि आपको हमने वोट दिए थे, आप क्या कर रहे हो? हम तो देखें ना, असेंबली में तो असेंबली में पहले दिन ही हमने इनसे कहा कि क्योंकि आप नए आए हैं तो मिलजुल के बैठ के ना ये मुआशी मामलात को चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। हम सब ने कहा। अब ये ना उस तरफ आते हैं, ना किसी से हाथ मिलाने को तैयार है, ना बैठने को तैयार है। ये अपने आप को अकेले तो हाथ मिलाने को आप लोग भी तैयार नहीं हैं। ठीक हो सकता, पॉइंट टेकन। अब तो हाथ मिलाने को आप लोग भी तैयार नहीं हैं। अब तो हम भी है ना, ऐसा ही है ना। अब भी हम भी नहीं हैं, लेकिन हमने अब तो यही बात है। लेकिन पहले शुरू में तो आपने कोशिश की, लेकिन अब आप लोग तैयार नहीं है। फैसल साहब, आवाम का दुख है, दर्द है अपोजिशन को, आवाम इतनी मुश्किलात में, इसीलिए तो ये निकले हैं अपने घरों से बाहर सड़कों पर और एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन वही सवाल कि टेक्निकली हुकूमत को घर कैसे भेजेंगे? देखिए ये तो बहुत मुश्किल काम है कि मौजूदा हुकूमत को फैसल अजीज साहब से जवाब देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी फैसल साहब, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है अपोजिशन के पास कि वो इतना दबाव बढ़ाकर मौजूदा हुकूमत को भेजें। इस हुकूमत का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की तारीख की ये वाहिद शायद हुकूमत है जिसका सियासी तौर पर एक नैरेटिव अपनी जगह पे कायम है, उसमें कामयाबी हासिल हो रही नहीं हो रही, कितनी हो रही है एक अलग डिबेट है, लेकिन मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप बहुत मजबूत है। हमने अभी 2 दिन पहले भी आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट सुना, तकरीर सुनी, उसके अंदर बार बार ये चीज़ आती है। तो जितनी बार भी पाकिस्तान में हुकूमतें गई हैं वो अपोजिशन ने नहीं गिराई, वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की वजह से गई हैं। तो ये हुकूमत इस एंगल से नहीं जाती। और ये जो 11 जमातें हैं, इसके अंदर अक्सर लोग इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, उनके पीछे नैब भाग रही है, उनका नैरेटिव क्लियर नहीं है, उनके ऊपर केसेस हैं, चल रहे हैं, जैसे कैसर साहब भी कह रहे हैं, अदालतों में चल रहे हैं। और केसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे के खिलाफ अपने दौर में बने हुए, जब पीटीआई इस सतह पर नहीं थी, तो वो अभी खुलने हैं। तो हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। अब दबाव बढ़ाया जा सकता है, अपोजिशन आवाम को रिलीफ दिलवा सकती है और वो हुकूमत के हक में जाएगा। वो रिलीफ ये दिलवा सकती है कि महंगाई के ऊपर स्क्रू टाइट करे, आप वाइट पेपर दे किस तरह से महंगाई हो रही है
और हुकूमत को ऐसा पैकेज दे दे जिससे आवाम को रिलीफ मिले, उससे एडवांटेज फिर हुकूमत को ही होना है। तो सिनेरियो कोई नहीं है। अब सारी पार्टियां अपने अपने लेवल पर डायलॉग के जरिए क्या स्पेस ले सकती हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, पिछले चंद रोज में पाकिस्तान में $20 मिलियन आया है जी। पाकिस्तान में $20 मिलियन पाकिस्तान में आया है। ये जो डिजिटल रोशन अकाउंट है उसके जरिए पाकिस्तान ने अकाउंट्स खोले हैं, डॉलर का रेट नीचे गया है। पाकिस्तान में जो एक ट्रांसपेरेंसी वाला मामला था ना, 5 करोड़ अकाउंट थे पाकिस्तान में, 2.5 करोड़ अकाउंट जाली थे, बेनामी अकाउंट थे। बिजनेसमैन को पता है, कैसे साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि किस तरह से अकाउंट। तो वो अब पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंसी वाला, कंप्यूटराइजेशन वाला दौर शुरू हो रहा है। कठिन टाइम है, लेकिन मुझे कहीं दूर नजर नहीं आ रहा कि ये हुकूमत को गिरा सकते हैं, ये हुकूमत को गिरा पाएंगे। कुछ नहीं, ये संडे बाजार वाला अपना कर लें, मुझे कहीं से भी नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल एक त्यौहार है, हल्ला गुल्ला है। आज यहाँ परसों जो है इंशाल्लाह कराची में होगा, फिर कोयटा में होगा। तकरीरें सुनते हैं क्या क्या FIR जो है। 2.5 करोड़ अकाउंट बंद करने की बात करें, बहुत सारे पापड़ वाले, फलूदे वाले, बहुत सारे अकाउंट होंगे जो बंद हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो गरीब गुरबा लोगों के भी अकाउंट्स हैं, वो भी बंद करने तो अच्छी बात नहीं हो गए ना बंद। अब तो सारे अकाउंट जो हैं वो आपके थंब के ऊपर है ना। जो कागजी अकाउंट था वो खत्म हो। अब पाकिस्तान में 2.5 करोड़ अकाउंट है, 2.5 करोड़ अकाउंट बंद हो चुके, वो नहीं है। और अब सिनेरियो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रू होगा। वो जो हमारी शाही ब्यूरोक्रेसी है ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, उनकी पकड़ा दकड़ी है, उनके लाइफस्टाइल की पकड़ा दकड़ी है, ब्यूरोक्रेसी, स्टेट ब्यूरोक्रेसी। तो चीजें स्लो आगे जा रही हैं। अब उसमें जो बीच में आएगा वो गन्ने की मशीन की तरह उसका जूस निकलेगा। मतलब हाँ, सिनेरियो ऐसा है। सही है मुराद साहब। असल जो चीज है ना, मैं सवाल कर लूं, मैं चाहूंगी आप ही बात करें। सवाल मेरा ये है कि अगर ये महंगाई के मामलात, गवर्नेंस के मामलात, बेरोजगारी के मामलात अगर आप लोग फौरी टेकअप कर लेते हैं तो शायद ये जो अभी एक वलवला और जोश है ना, ये कहीं झाग की तरह बैठ जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों की पॉलिसी आना जरूरी है। उस पर हुकूमत क्या काम कर रही है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि कोई जोश नहीं है, कोई वलवला नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। ये जो आज लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने मकासद के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के साथ, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपना NRO लेने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आप ये देख लें कि आज भी अभी खबर आई है कि नून लीग और उनकी लड़ाई हुई है JUI वालों की, और JUI वालों ने अच्छी फेंडी लगाई है नून लीग वालों को मेरे ख्याल से। सो आपस में लड़ रहे हैं वहां पे। देखिए, मैं आपको एक बड़ी बेसिक चीज बताऊं, बड़ी बेसिक। आपके ख्याल से हमारे जलसे, हमारे जितनी जद्दोजहद हमारी थी, वो क्यों सक्सेसफुल रहती है? क्योंकि जब सब निकलते हैं ना एक मकसद के साथ, निकलते हैं एक। इधर तो पीपल्स पार्टी का अपना मकासद है, नून लीग के अपने हैं, JUI के अपने हैं। 11 पार्टियों के लोगों को इकट्ठा कर दिया, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि हम आए किस लिए हुए। सो वो सारे सिर्फ जो है ना, इस वक्त जिसको नान शान मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उसको वहां लेते आते जा रहे हैं। ऊपर जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं आपको बड़ा क्लियरली दोबारा बता दूं, वो सिर्फ अपने लिए बैठे हुए हैं, फॉर देयर ओन रीजंस, फॉर देयर ओन NRO एंड नथिंग एल्स। उनको कोई इंटरेस्ट किसी से नहीं है। आप देख लें, जिस तरह अभी फैसल साहब ने भी कहा, ये केसों में मुलव्वस हैं, चोरी चकारी, डाकू, NRO, इन चीजों के पीछे हैं। इनको क्या इंटरेस्ट है? अगर इनको कोई भी इंटरेस्ट होता इस मुल्क का, इस अवाम का, तो 40 साल से बैठे हुए ना, 40 साल से बारियां ले रहे हैं ना ये एक दूसरे की चोरी भी छुपाते रहे, एक दूसरे के साथ बारियां भी लेते रहे। तो इन्होंने पहले सारी चीजें क्यों नहीं की? जिन हालात में इन्होंने मुल्क छोड़ा, ये तो वही, अब वो चीजें सारी जब सामने आनी शुरू हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बाकी चीजें आ रही हैं, अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, तो केसेस खुल गए हैं। अब सबको जी अवाम याद आ गई है, अवाम के लिए they don't care about Pakistani people, they only care about themselves and that's it। और इससे आगे कोई बात नहीं है। सर, वो जितने मर्जी जल्द से कर। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं हमने तो हजारों किलोमीटर सड़कें इस 5 साल में बनाई, 12,000 मेगावाट बिजली देकर गए हैं इस कौम को, सूरत हाल मईशत की बेहतर करके गए हैं। हम कैसे देख लें कि इस मुल्क के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो कुछ कर रही है जिसका तसव्वुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं हो रहा था। तो वो तो मुल्क बचाने, अवाम का साथ देने, महंगाई के खात्मे के लिए आए। सर, आप कह रहे हैं वो NRO के लिए आए। अब उनके कॉज को आप सर NRO तो ना कह मुझे सिर्फ इतना सिर्फ बता दें कि जितने प्रोजेक्ट किए
उसमें से कमिश्नरें कितनी खाई? जितने प्रोजेक्ट किए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन्होंने नीचे गवर्नमेंट लेवल के लोगों को इतना करप्ट कर दिया हुआ है, आप सोच नहीं सकते कि जिन लोगों के साथ हमें डील करना पड़ रहा है ना, इन्होंने इस मुल्क का माइंडसेट तबाह कर दिया हुआ है। कोई पैसे के बगैर, रिश्वत के बगैर, सिफारिश के बगैर यहां काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी हम लोगों की सफाई कर रहे हैं, मगर कितने लोगों की सफाई करेंगे? सारा डिपार्टमेंट, मेरा 6 लाख से 7 लाख बंदे का डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ा। अब मैं सारों को तो नहीं निकाल सकता ना, मगर मैं कम से कम हर रोज 1-2 लोगों को निकालता जरूर। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल मेरा ज़िम्नन, फिर मैं आगे चलता हूं, दूसरों से बात करनी है कि सर आप करें नीचे जो है वो लोगों को इस काम पे आदी कर दिया, पैसा कमीशन खाने पे। 2 पाकिस्तान के बड़े ब्यूरोक्रेट पर इल्जामात थे, वो पकड़े गए नैब में, लेकिन उसके बाद सर वो चीज़ें ही साबित ना हो पाई। एक आहत चीमा साहब और दूसरे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद साहब। तो सर फिर ये सिर्फ इल्जामात की हद तक है, चीज़ें जब साबित नहीं कर पाए नैब, FIA जैसे इदारे, फिर क्या फ़ायदा होगा सर? प्लीज मेरी बात सर, ये बात आप भी समझते हैं, आप बहुत समझदार हैं, ये हम सब समझते हैं, ये चोरी के डाके के मास्टर है। देखें, जब आप एक सिस्टम के अंदर 30-40 साल आपने लगाए हो, जिस बंदे को आपने इंस्पेक्टर भर्ती करवाया था वो IG तक पहुंच गया हो, या SP तक पहुंच गया हो, या DIG तक पहुंच गया हो, वो एक पूरा सिस्टम चला रहा है। जब आप बारी बारी सिस्टम के अंदर आते हैं, आप सिस्टम चला रहे होते हैं, आप 10 चालाकियां ढूंढते हैं कि पकड़ा ना जाऊं। ये तो चोरी के मास्टर हैं, ये तो डाका डालने के मास्टर हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टर हैं। इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्पेशलाइज कर चुके हैं, इन चीजों में PhD कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि पकड़ने के लिए भी जो है वो मास्टर होना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो अभी जरा ये चीजें चल रही हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन। असद खैरल साहब, ज़रा ये मैं चाहूँगी आप दोहरा दें, कैसर अहमद शेख साहब भी बैठे हुए हैं, वो खबर जो आप दे रहे थे कि बिल्कुल खबर है कि एक पार्टी जिससे मामला तय हो चुके हैं और अब उनको भी NRO दे देगी हुकूमत और वो भी अलग हो जाएगी इस PTM से। मैं चाहूँगी ज़रा वो तज्जिया, वो खबर आप दोहरा दें। जी सुमैया, बात ये है जो मैं बात कर रहा था कि जरदारी साहब, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपनी डील्स करके और जिस डील के बदले मरियम साहबा तकरीबन 1.5 साल तक सेल्फ उन्होंने अपने ऊपर पाबंदी लगाए रखी और वो उनका ट्विटर भी खामोश रहा, बयान कोई नहीं आया, किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं थी। अब दोबारा जरदारी साहब जो है वो आलमोस्ट डील उनकी फाइनल हो चुकी है, जरदारी साहब बैरून मुल्क चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑलरेडी कह चुके हैं, सीनियर उनके रहनुमा एतजाज साहब कह चुके हैं कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बयानियाँ है, जिस तरह का मज़हब कार्ड भी वो इस्तेमाल करेंगे और दीगर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ना तो हमें नवाज शरीफ साहब के ऊपर एतमाद है और ना फजलुर रहमान साहब का हम बयानिए का साथ देंगे। वो चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं। बिलावल साहब जो है, आपने देखा कि बहुत सारी जगहों पे वो लाइन ये टो नहीं करते। जरदारी साहब की जो पिछली तकरीर थी उसमें भी आपने देखा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मैदान दिया और वो चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब मज़ीद एक्सपोज हों। नवाज शरीफ साहब एक्सपोज हुए और उसका नतीजा ये निकला कि शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में चले गए। उनको भी पता चल गया कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता। फजलुर रहमान साहब के ऊपर, उनके कुछ लोगों के ऊपर नैब, आपको पता है, कुछ इंक्वायरी खोली हुई हैं। फजलुर रहमान साहब भी जब जरदारी साहब बाहर निकल जाएंगे तो फजलुर रहमान साहब के जो बयानात की जो शिद्दत है, जो हिद्दत है, वो आपको उस तरह नज़र नहीं आएगी। और एक और चीज़ भी मैं देख रहा हूँ, ये भी एक कंसिडरेशन है कि मे भी कोई ऐसा ज़िमनी इंतखाबात का इंतज़ाम कर दिया जाए और मौलाना साहब को दोबारा असम्बली में आने का कोई बंदोबस्त कर दिया जाए। बराह रास्त तो आप कहेंगे गिव एंड टेक वो नहीं करेंगे मौलाना साहब एक्सेप्ट, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक भी हो सकता है ना कि कोई बंदे की सीट खाली हो जाए, वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान साहब कॉन्टेस्ट करें और वो जीत के असम्बली में आ जाएं। तो मौलाना साहब का तो मैक्सिमम ये माहौल बता रहे हैं, माहौल, किसी न किसी ये माहौल बनेगा। ठीक है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ये माहौल बन सकता है। ये ऐसे क्रिमिनल हैं कि ये कुछ भी कर देंगे, इतने ये सारे मास्टर क्रिमिनल्स हैं सर। ये मास्टर क्रिमिनल आइन और कानून के तहत ही होना चाहिए, उससे आगे मामला नहीं होने चाहिए। रेहान हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुत्तहिदा कौम के रहनुमा। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपके वक्त का। आप हुकूमत के तादी हैं। एक जलसा आज हो रहा है पंजाब में गुजरांवाला में, दूसरा जलसा होने जा रहा है कराची में जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करेगी और ये जलसों का तसलसल है। आप समझते हैं कि ये जलसों से
आपकी हुकूमत यानी जो इत्तेहादी आप हैं, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, एक खासा प्रेशर बिल्ट होगा और हुकूमत का खात्मा जो चाह रही है अपोजिशन वो हो जाएगा? लग रहा है कि जलसों के मौसम से हुकूमत खत्म होती नजर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो वाज़ेह तौर पर ये ज़हन में रखिएगा कि अपोजिशन ने जो रिसेंटली जो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की है, देखिए पाकिस्तान एक जमहूरी मुआशरा है और जमहूरी हक है सबको पॉलिटिकल गैदरिंग करने का, पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे अगर जब तक पुरअमन रहें, ये सबका राइट है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना ज़रूरी है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अगर कराची में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरा करने जा रही है, तो 18वीं तरमीम का बेजा इस्तेमाल करते हुए जब इन्होंने जो इस्तेहसाल किया और जब MQM पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली कराची में जो अपनी रैली का एहतमाम किया था, तो क्या अपने जो पावर्स हैं, जो इनकी हुकूमती ताकत है, चाहे वो परचम लगाने से रोकना हो, और आज जब ये एहतजाज करने जा रहे हैं तो इनको ये सोचना चाहिए, मुतासिबाना तर्ज अमल आप तो रवा रखें और उसको ऊपर बड़े डटे रहें डिठाई के साथ, मगर अगर आपके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वो रोना धोना मचाएं। और ख़ास तौर पर मुल्क की सूरत हाल अभी जिस तरीके की है, इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है मुल्क और अफरा तफरी है, और अभी तो ज़रूरी है कि देखना ये भी चाहिए कि वो कौन से ऐसे अनासिर सियासी सूझबूझ रखने के बावजूद किसी दुश्मन के एजेंडे पे तो काम नहीं कर रहे, उनका क्या अपने हकूक की मुनसिफाना तकसीम की बात करना है। इमरान साहब, आप हुकूमत के इत्तेहादी, आप हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन ये तो आप तस्लीम करेंगे ना कि मुल्क में जो अभी सूरत हाल है महंगाई की, आवाम की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। लोग परेशान हैं कि जिस तरीके से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो वो तो एक मौका मिला है ना अपोजिशन को कि हुकूमत उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, वो एक वाज़े लाएअमल भी नहीं है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, मैं PTI का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन एक जो सतही तज्जिया रखता हूँ उसके तहत भी और कोलिशन पार्टनर होने के नाते, क्या पाकिस्तान को जिस इकनॉमिक क्राइसिस में छोड़ कर गई थी माजी की हुकूमत, क्या वो बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशन थी? क्या आपके ऊपर ट्रस्ट था फॉरेन इन्वेस्टर्स का? क्या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी? क्या आपके रेमिटेंस इंक्रीज कर गए थे? ऐसी सूरत हाल, आइडियल सूरत हाल तो नहीं थी। अच्छा, अब मैं हर आदमी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन IMF की तरफ जाना क्या माजी में नहीं गए लोग? क्या मौजूदा जो हुकूमत संभालने के बाद PTI की हुकूमत को IMF की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी? ये मेरा ख्याल है कि जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक भी ज़रूरी था कि जाएँ, और ताकि बेल आउट पैकेज के तौर पे जाएं, और बेल आउट पैकेज अगर नहीं होता तो जो सूरत हाल थी वो अच्छी नहीं थी। अब बात बची कि मज़ीद सूरत हाल को ख़राब करने के लिए वो अनासिर जो कि आज अपने हकूक़ के नाम पर और महंगाई के नाम पर और आवाम के नाम पर, नहीं, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रही हूँ। आप मुझे मैं इतनी टेक्निकल सवाल नहीं कर रही, मेरा बेसिक सवाल है, अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, देखिए आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन आप अपनी उससे बताएं कि आपका ज़ाती ख्याल क्या है कि अगर हुकूमत इस पॉलिसी पर अमल करती है कि जो चीनी और गंदम हमारे पास वाफिर मकदार में है, हम दूसरे ममालिक को वो दे देते हैं, लेकिन बाद में उसी चीज़ की हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है और फिर हम बात करते हैं कि जी हम दूसरे मुल्कों से मंगवाएंगे, तो क्या ये गलत पॉलिसी नहीं है? कीमतें बढ़ जाना एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद चीज़ों की, और हम उसको दूसरे मुल्कों से लेने पर मजबूर हैं, तो क्या ये हुकूमत की गलत पॉलिसी नहीं है? हमारी इसमें आपकी बात दुरुस्त है, हमारी इकॉनमी बेस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। अच्छा, ये जो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो सियासी दुकानदारियां सड़कों पे चमकाने की जो अभी काविशें की जा रही हैं, ये क्या हिस्सा नहीं है पार्लियामेंट का? क्या फोरम नहीं है मौजूद कि जिसको डिस्कशन किया जाए, या सियासी दुकानदारियों को चमकाने के लिए, उस अपनी दुकानों पे बेला सजाने के लिए जायज़ नाजायज़ तरीके से सड़क पर आना ज़रूरी है और अनस्टेबल करना ज़रूरी है, जबकि मुल्क क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में? आप तज्जिया देना, देखिए किसी भी महज़िब माशरे का फ़र्ज़ होता है, और आप इतने बड़े चैंपियन हैं तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस जाकर अपने पिन पॉइंट करके बताएं, मीडिया उसको फोकस करता है तमाम चीज़ें, लेकिन आप सिर्फ ये तमाशा डुगडुगी बजाकर अपने जैसे मुख्तलिफ सोच रखने वाले उसी जैसे सियासतदानों को सड़कों पे इकट्ठा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो।
जो डिस्कशन का फोरम है वो पार्लियामेंट है, फोरम है, नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली है। वहां पर क्या आपने कोई बेल आउट पैकेज के हवाले से डिस्कशन की? क्या आपने अपना फॉर्मूला दिया? क्या शेडो बजट दिया? आप जब कुछ कर ही नहीं रहे तो आप यानी कि सियासी दुकानदारियां चमकाना चाह रहे हैं। आपको मुल्क से इंटरेस्ट नहीं है, आपको गरीब आदमी को, महंगाई में रगड़ता हुआ गरीब आदमी, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि पॉइंट स्कोरिंग कहाँ हो और डिस्टेबलाइज कहाँ करें और मुल्क को मजीद इकोनॉमिक क्राइसिस में, क्योंकि आपको इससे गर्ज नहीं है कि मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में जाए। आपको गर्ज ये है कि हुकूमत, देखें इन सब लोगों ने अपनी अपनी बारियां निपटाई हैं, इनको भी 2 साल हुए हैं, व्हाई डोंट वी गिव देम सम चांस? इनको कम से कम 1-2 साल तो देना और इनकी हेल्प आउट करें। आपने शेडो बजट दिया, बजट हाशमी साहब वो तो ये कहना कि अगर इस मजीद चांस दिया तो इस मुल्क के तो दिवालिया निकल जाएगी, इसलिए अपोजिशन कोई चांस नहीं देना चाहती। पहले नहीं निकला, सही कैसे ने निकाला इस मुल्क से। कैसर अहमद शेख साहब, सवाल ये है कि ये जल्द से होना, ये एक सियासी प्रोसेस है, जमहूरी एक प्रोसेस है, ये चलता है, माजी में के खिलाफ भी होते रहे आप लोग, माजी में भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन सर एंडिंग क्या है इन जलसों का? जो 8-10 जलसे नवंबर के एंड तक, जनवरी तक ये जलसे होने हैं, एंड क्या है कि कहाँ पे, किस नहज पर जाके आप समझते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होंगी? वो हुकूमत का ख़ात्मा है, कैसे जलसों का ख़ात्मा है, कैसे कोई डील की मामलात हैं, वो कैसे और किसके साथ है? कोई तो सर किसी चीज़ का एंड होता है ना, कोई चीज़ शुरू की जाए, इसकी एंडिंग क्या? इनको ज़रूर उसमें कंट्रीब्यूशन उसमें से मिलनी चाहिए, मोटिवेशन इनकी होनी चाहिए। ये बगैर किसी मुआवजे के काम कर रहे हैं। मेरे सवाल तो मेरे ज़रूर है जी। कैसे साहब? जी देखिए ना, ये तो सामने अवाम जिस तरह जोक दर जोक आ रहे हैं, और जो हम जाते हैं ना अपने हलकों में तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपको हमने वोट दिए थे, ये मुल्क का आपने क्या असर कर दिया? देखिए ना, 1 करोड़ लोगों को जो नौकरी, एंड ये है, मैं आप पूछ रहे हैं एंड क्या है? एंड तो ये जब तक ये हुकूमत नायल हुकूमत है, कोई या तो करके दिखाती 2.25 साल में जो हशर मुल्क का कर दिया है, अब इसके अलावा और कोई एंड नहीं है कि ये हुकूमत जाए, नया साफ सुथरा इलेक्शन हो, सब मिलकर इलेक्शन करवाएं, तरीके से इलेक्शन हो, एक ऐसे जिनको सब एक्सेप्ट करें वो इलेक्शन हो, और फिर जो लोग आए इलेक्ट हो के वो मुल्क की हालत को बेहतर करें। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आप कह रहे थे कि फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, लेकिन कब तक खड़ी रहेगी? जब तक इंडिया हमसे 10 गुना इकानमी हो गई है, ये 4 गुना थी, अब 10 गुना हो गई है। अगर फौज को उसके दफा के पैसे भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा, 4000 अरब रुपए तो खसारा हो रहा है साल का, कभी ऐसा नहीं हुआ था। 4000 अरब रुपए खसारा हो गया है पिछले साल, सिर्फ हुकूमत ने जो बजट में खसारा की है। जब पैसे ही किसी के पास नहीं होंगे तो क्या इंडिया आपका दुश्मन जो है वो 10 गुना बड़ा दुश्मन है, आप किस तरह मुकाबला करेंगे? उनको भी समझ आ जाएगी कि खुशहाली जो है, मुल्क की इकानमी का ग्रो होना, ग्रो ही नहीं कर रही, हर कारोबार का पट्टा बैठ गया क्योंकि उनको पता नहीं था। देखो रेहान हाशमी साहब ने बड़ी तफसील से बात की, और तो ये बड़ा, आप मुझे बताएं, मैं भी कराची रहता हूँ, यहाँ का मैं बिल्कुल को रिप्रेजेंट करता हूँ, और रेहान हाशमी भी यही हैं। कराची के लोग क्या इन हालात से खुश हैं? मुझे पता है बहुत बड़ी तकलीफ है कराची को, यहाँ ना बिजली मिल रही है, रोज़ लोड शेडिंग होती है, जो हालात यहाँ के हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। आप बताइए कराची में कोई इंडस्ट्री कौन सी लग रही है? ये पापड़ वाले और इससे अगर निकल जाए ना, एक ही बात, या भाई एनआरओ नहीं देंगे, और मुझे ये बताएं कि 2.25 साल में आवाम को इन्होंने दिया क्या है? कोई एक लफ्ज़ बता दें कि आवाम को अगर कोई दिया ना, इस पे डिस्कस कर ले। हम पापड़ वाले से एक वक्त पे निकल जाए। हमने तो पहले दिन से कहा था। कैसे साहब, आप भी कराची में, हम भी कराची वालों को तो किसी दौरे हुकूमत में भी कुछ नहीं मिला सर। एक K4 था, वो नहीं हो सका, वफाकी हुकूमत, एक बस का मंसूबा था, वो नहीं हुआ। कराची वालों तो हमें तो सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत दोनों से शिकायत है कराची वालों को। नहीं जी हाँ, देखिए ना, कराची वालों हम लोगों ने 14 सीटें इनको नेशनल असेंबली की दी ना, तो 14 सीटों का रिजल्ट क्या कराची वालों को मिला? तो हालात अगर ये रेहान हाशमी कर भी नहीं सकेंगे, इनके अपने लोग इतने परेशान हैं, जाके पता करें ना लोगों का हाल क्या है। ये मेरे से बेहतर जानते हैं यहाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बड़े ये दानिश्वर और बात को समझते हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट क्या बर्दाश्त करती रहेगी कि मुल्क का सत्यानाश होता रहे? मुल्क में पहली बार, मैंने आपसे कहा ना कि 68 साल में पहली बार नेगेटिव ग्रोथ हो गई है, यानी माइनस हो गया। एक तो आबादी बढ़ रही है, ऊपर से ग्रोथ माइनस है आपकी, और कोई जॉब, आपने 1 करोड़ जॉब देने थे, जो जॉब है वो ख़त्म हो गए हैं। तो हम कराची वालों को
क्या MQM को नहीं चाहिए कि उनके लोगों को जॉब मिले? और ये खुद भी तो ये कह रहे हैं जी असेंबली फोरम है। असेंबली में तो हमने पहले दिन से कहा इनसे कि भाई आ जाइए, हम बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। वो सुनने को तैयार नहीं। कभी किसी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने को तैयार नहीं। अभी वो कह रहे हैं, अब पहली बार उन्होंने कहा है कि मैं NRO के अलावा हर चीज़ को डिस्कस करने के तैयार हूँ। इससे पहले हमने जो चार्टर इकोनॉमी है उसका क्या NRO से तल्लुक? सही, लेकिन सर कमेटियों में डिस्कस करते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं। जी सही, हमारे साथ रहिएगा कैसर साहब। एक खबर अपने नाज़रीन की जानिब आते हैं, खल साहब से बात करते हैं हम। खबर यह है कि जलसागाह के रास्ते में जगह जगह रुकावटें हैं, कहना है जावेद लतीफ़ का। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गुजरांवाला में जलसागाह के रास्ते में जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई। गुजरांवाला में आज पाकिस्तान मुस्लिम नून का जलसा, जिसके हवाले से बार बार मुस्लिम नून के रहनुमा ये कह रहे हैं कि लाठियां लहराते हुए जो है वो लोग भी अब जा रहे हैं। काफिले में मौजूद एक गाड़ी ने पुलिस की रुकावटों को भी धकेल दिया है। तो अब गाड़ियां भी ऐसी लाई जा रही हैं जो बाकायदा तौर पर पुलिस की जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उसको भी अब हटाया जा रहा है। गुजरांवाला में जलसागाह के रास्ते में जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं, पुलिस की जो गाड़ियां खड़ी की गई हैं उनको भी अब मियां जावेद लतीफ़ लाठियां लहराते हुए इस वक्त जलसागाह में नज़र आ रहे हैं। शेखुपुरा से मुंतखब पाकिस्तान मुस्लिम नून के मेंबर नेशनल असम्बली गुजरांवाला की जानिब गामज़न है, शायद सबसे करीब तरीन जो जगह है, और ये आप मंजर भी देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो रुकावटें लगाई गई उन रुकावटों को तोड़ते हुए, लाठियाँ लहराते हुए अब वो आगे निकल गए हैं। शेखुपुरा से गुजरांवाला की जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नून के मेंबर नेशनल असम्बली मियाँ जावेद लतीफ़ जा रहे थे अपने काफ़िले के साथ और ये वो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की गई थी उन रुकावटों को तोड़ते हुए अब कारकुनान जो है वो जलसागाह की जानिब जा रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ पाकिस्तान मुस्लिम नून के मेंबर नेशनल असम्बली शेखुपुरा से मुंतखब, और शेखुपुरा और गुजरांवाला का रास्ता भी बहुत ही करीब, और यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो वहाँ से उन रुकावटों को जो पुलिस की जानिब से लगाई गई थी उनको तोड़ते हुए वो रवाना हो गई। काफ़िले में मौजूद एक गाड़ी ने पुलिस और रुकावटों को भी धकेल दिया। ड्राइवर ज़बरदस्ती गाड़ी भगाकर जलसागाह की जानिब रवाना हो गया है। तनवीर भट्ट गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी तनवीर भट्ट का ये क्या मामला हुआ? पुलिस ने मियाँ जावेद लतीफ़ की गाड़ी को रोका, काफ़िले को रोका है, उसके बाद ये सूरत हाल हुई? जी ये इस तरह वाकया पेश आया कि जब राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़ और जो खुरम दस्तगीर है जब जिस रोड से निकले, सियालकोट रोड से, जो वहाँ पे कंटेनर था, पहले तो खुद ही जो कारकुन थे उन्हें एक कंटेनर पर डाल दिया, पुलिस भी वहाँ से दूर चलेगी। उसके बाद जब दूसरी जगह पे है तो जावेद लतीफ़ हाथ में सोटी लहरा रहे थे और बाकायदा वो सोटियों से जब पुलिस की गाड़ी के बिल्कुल आगे आई तो उन्हें बिल्कुल गाड़ी को भगा दिया, नहीं रोका उसके, जिससे 6-7 पुलिस वाले वो सड़क पे भी गिर गए, लेकिन पीछे से मुड़ के नहीं देखा और सीधा भगाते हुए जलसागाह की तरफ चले गए। और उसके बाद जो दूसरी पीछे से आने वाली गाड़ियां थी वो भी भागम भाग इसी तरह उनके पीछे जलसागाह की तरफ रवाना हो गई। तनवीर भट्ट हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से। इस किस्म के मनाजिर अब जलसागाह के रास्ते यकीनी तौर पर अगले आने वाले वक्त में भी नजर आएंगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की है और उस गाड़ी से वहाँ वो रवाना हो गए हैं। असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद है। खरल साहब, आप गुफ्तगू ये सुन रहे हैं तमाम लोगों की। मामला ये है कि ये जलसे होना ये सियासी जमहूरी प्रोसेस है, ये जलसे होंगे, लेकिन हम बात एक तरफ कर रहे हैं बयानिया के हवाले से। डॉक्टर मुराद राज साहब ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इनको एक ही चीज़ का है और वो है NRO का मामला। एक ही चीज़ पर यह है कि करप्शन अपनी बचाने के लिए निकलें। लेकिन एक बड़ा मामला इस वक्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत पंजाब में है, जिसके मुराद राज साहब वज़ीर भी हैं उसी काबीना के। बड़ा सूबा है, बड़े सूबे में नेक टू नेक काबीना के अंदर असम्बली के अंदर भी सूरत हाल है कि जितने मेंबरान इस वक्त मुस्लिम नून के और उनके इत्तेहादियों के पास हैं, करीब करीब उससे थोड़े से ज़्यादा हुकूमत के पास हैं। सूरत हाल यहाँ गवर्नेंस का मामला आता है। जब गवर्नेंस का मामला आता है तो फिर आवाम के लिए सवाल होता है। समझते हैं कि 12 करोड़ के इस सूबे के अंदर वाकई वो गवर्नेंस का वो लेवल है उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत का, उनके टीम का, कि यहाँ पर अवामी रद्द अमल इस हुकूमत, मैं ख़ास तौर पर सूबा पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो रद्द अमल नज़र ना आए? देखिए मुदस्सर, जो पिछली हुकूमत की उसको अगर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत जो है PTI की, चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, कंपेयर किया जाए तो बहुत फ़र्क है, बहुत वाज़ह फ़र्क है।
जो डेवलपमेंट हो रही थी लाहौर के अंदर या लाहौर के बाहर, जिस तरह प्रोजेक्ट लग रहे थे, वो पेस जो है अब हमें दिखाई नहीं दे रही। और जो आज के लोग निकले हैं, ये कुछ लोगों की गैदरिंग है, जिस तरह बिल्कुल ये हुकूमत की जानब से क्लेम था कि लोग बिल्कुल सड़कों पे नहीं आएंगे, जलसे में नहीं होंगे, तो ये एक रिएक्शन ही है जिसकी वजह से लोग आज जमा हो रहे हैं, लोग आज उनके साथ जा रहे हैं। लाहौर से भी कुछ लोग गए हैं टोलियों की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में। और जिस तरह अभी बता रहे थे आपके पुलिस और आपस में इनकी झड़पें वगैरह भी हो रही हैं। कंटेनर अगर उन्होंने लगाए हैं तो यहाँ पे मरियम नवाज साहबा की रैली के साथ इस तरह गुजरांवाला में रहनुमा है, उन्होंने बकायदा 7 क्रेनें जो हैं वो जुलूसों में शामिल हैं जो कंटेनर को हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इस तरह भी स्पेस अगर हुकूमत दे रही है, पेशेंस का मुजाहरा कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये जलसे जुलूस हर हुकूमत के खिलाफ होते हैं। अपोजिशन के कोई ना कोई मोबिलाइजेशन का एक तरीकाकार होता है। अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने मुतालबा कर दिया जनाब कि इलेक्शन कराए जाए, तो ये मुतालबे की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप सारी पार्टियां, आप 11 पार्टियां आप इस्तीफे दे दें, खुद ही इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, नून लीग इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की ये ख्वाहिश है, फिर इन हाउस तब्दीली की बात करते हैं। इन हाउस तब्दीली अगर आप चाहते हैं तो वो सड़कों के जरिए तो नहीं होगी, वो तो पार्लियामेंट में, वो तो इन हाउस होगी ना। तो वहाँ पे आप जाके अदम एतमाद जो है उसकी तारीख पेश कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तारीख की बात की, उससे ये बैकआउट कर गए। अब ये मतलब इनका जो जिस तरह आपने बताया कि इनके मुख्तलिफ अपने अपने ज़ाती मफादात हैं, और ये सारा एक प्रेशर बिल्ड करने का मकसद सिर्फ यही है कि पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, नून लीग भी यही चाहती है, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, कि किसी ना किसी तरीके से इनके ऊपर जो नैब के केसेस इंक्वायरीज हैं उस हवाले से, या नैब की जो अमेंडमेंट है उस हवाले से हुकूमत जो है वो जरा थोड़ा सा पीछे हटे और इनके मुतालबात जो है उनको तस्लीम किया जाए। सर ये मामला असल ये सर ये खरल साहब, ये तो चाहना है ना उनका, तो ये सारा मामला खत्म ये चाहना है जो शायद जो दर पर्दा होगा, लेकिन बज़ाहिर वो इस वक्त अवामी रद्द-ए-अमल लेकर आ रहे हैं। फैसल अजीज साहब, वो अवाम का मुकदमा है, वो कह रहे हैं हम अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, अवाम के साथ जो इस वक्त ज्यादती हो रही है, मुल्क की मैशत के साथ ज्यादती हो रही है। ये बयानिया बिक सकता है इस वक्त अपोजिशन का, और कितना ज़बरदस्त बिक सकता है कि फिर ये पहला जलसा होगा, फिर इसी जलसे को लेकर, उसी बयानी को लेकर उन्होंने एंड के जलसे यानी कि जो लाहौर में करना है वहाँ तक चलना है। तो ये आप समझते हैं कि ये इस वक्त जो सूरत हाल मईशत की है, महंगाई की है, ये बयानी अच्छे तरीके से आज अपोजिशन बेच सकती है? देखिए, मईशत कमज़ोर है, उसका माजी से एक ताल्लुक़ है, और इस हुकूमत को टास्क मुश्किल मिला, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इंटरनेशनल बॉडीज़ भी ये बात कह रही हैं। लेकिन हुकूमत की जो गलतियां हैं उससे अपोजिशन एडवांटेज ज़रूर ले सकती है। महंगाई हुई है या महंगाई की गई है, ये एक बहुत बड़े सवालात हैं। आटा और चीनी वाले केसेस के अंदर, अद्वियात की प्राइजेस के अंदर जो कोताहियाँ हुकूमत ने की हैं, जो गलत फैसले किए हैं, 350 से 400% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। आटे से मुतालिक फ़ैसला हुकूमत ने गलत किया है, चीनी से मुतालिक फ़ैसला हुकूमत ने गलत किया है, सब्जियों की और गोश्त की कीमतों में, दालों की कीमतों में इजाफा हुकूमत की कोताहियों से हुआ है। बेशक सूबों का मामला होता है महंगाई को कंट्रोल करने का, लेकिन वफाकी हुकूमत ने सूबों के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप सिंध में नहीं रखा, जिसकी वजह से एक तनाव है पूरे पाकिस्तान में। जिस दिन से पीटीआई की हुकूमत आई है वो ट्रांसपेरेंसी वाला काम कर रहे हैं, वो लूटे हुआ पैसा वापस लाने की बात कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की बात कर रहे हैं, वो चोर डाकू को पकड़ने की बात कर रहे हैं। ये अलग असाइनमेंट है, लेकिन आम आदमी को जिस तरह से कुचला है इस हुकूमत ने, उसका एडवांटेज अपोजिशन ले सकती है। और अगर उसने एडवांटेज लिया, प्रेशर डाला और हुकूमत ने कोई ऐसा पैकेज दे दिया महंगाई को कंट्रोल करने का, तो इस सारी कोशिश में जो अपोजिशन करेगी इसके बेनिफिशियरी फिर हुकूमत हो जाएगी। अपोजिशन अगर कोई प्रेशर डालती है और हुकूमत कोई पैकेज दे देती है तो फिर बेनिफिशियरी इसकी हुकूमत ही होगी। तो इसलिए दो खरबूजा हर सूरत के अंदर अपोजिशन है। महंगाई वाले मामले में छुरी जहां से भी लगेगी खरबूजा कटेगा। अच्छा, लेकिन छुरी लगाना हुकूमत का काम है, वो छुरी डॉक्टर मुराद राज साहब, ये अवामी रिलीफ का छुरी लग सकती है कि अवाम रिलीफ में आ जाए, अपोजिशन का गुब्बारा फट जाए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले कि जीरो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर इस जलसे जुलूस का। कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल जीरो प्रेशर। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उसी तरह मीटिंग सब अपनी अपनी कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट सब चीज़ों की बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल सिस्टम चलता है उसी तरह चल रहा है, जीरो प्रेशर है। नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे बैठ के बात हुई कि जी इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही थी एज यूजुअल।
इंडिया की कोरोना की इस वक्त दुनिया में नंबर 3 पोजीशन है, नंबर 2 या नंबर 3 पे। इतने बुरे हालात है, 23% उनकी इकोनॉमी गिरी है, 23% उनकी इकोनॉमी के अंदर आया है कोरोना की वजह से। जिस तरह इस हुकूमत ने कोरोना को हैंडल किया है, WHO ने उसकी तारीफ की है कि जिस तरह आपने अपने मुल्क के अंदर इस चीज को हैंडल किया और जो सिचुएशन है, आप देखें ये जो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया के ऊपर कोरोना आया है, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं आया, दुनिया की इकोनॉमीज पे फर्क पड़ा है। बैठ के ये कोरोना के बाद के नंबर्स बताते हैं सारे कि जी ये हुआ कि आज हम नेगेटिव के अंदर है। और भाई देखो भी तो कि अल्लाह की तरफ से एक आफत आई है जो कि सारी दुनिया के ऊपर है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी इकोनॉमी पहले ही नून लीग तबाह करके हमें दे के गई थी। सो इसलिए हमें ये बैठ के यहाँ पे जी इंडिया की तारीफें करना, इंडिया का जो हाल है वो तो किसी का हाल ही नहीं है इस वक्त। इट इज इन द टॉप 3 कंट्रीज दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड राइट नाउ बाय कोरोना। सो इसलिए मैं आपको सिर्फ एंड पे ये कह दूं कि चोर चकारी डाकू लुटेरे इकट्ठे हैं स्टेज पे अपना एंड के लिए। गवर्नमेंट के ऊपर जीरो प्रेशर है, वी डोंट केयर, इनको एनआरओ हमने नहीं देना। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। कैसे शेख साहब, जीरो प्रेशर है हुकूमत पर, आप जल्द से करें, जुलूस करें, जो मर्जी करें, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर सर जल्द से जुलूस का, एहतजाज का क्या, फिर आप क्या हासिल करेंगे? अगर इनको फ़र्क नहीं पड़ता तो हर जगह ये जो रुकावटें इन्होंने रखी है, हमने तो इनको 126 दिन का धरना इजाज़त दी थी ना, ये तो बड़े चैंपियन बन रहे थे जमहूरियत के। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो हर जगह पे लोगों को रोक क्यों रहे हैं? ये तो लोगों की वे ले लो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन ले। अगर वो तकालीफ में हैं तो कम अज़ कम उनको रोने तो दे लोगों को। ये क्या, ये तो मुल्क की बड़ी खैरखा हुकूमत है ना, तो करे ना। ये हालात आज ही देख लेंगे, आज के जलसा देख लेंगे, इनका जो ख्याल था और जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। सही। हम तो देखिए, हम तो एनआरओ की बात ही नहीं कर, हम कह रहे हैं हमें ना दे भाई एनआरओ, और अगर जो फैसला कोर्टों में हो रहा है भाई, लोगों को तो हालात को देखे ना, महंगाई जो की है हमारे, हम तो बहुत छोड़ के गए थे ख़राब। अब कोई किसी को समझा तो दे कि क्या ख़राब के छोड़ के गए थे। 53 रुपये यही चीनी थी और 100 रुपये हो गई, और आटा मिल नहीं रहा, और दालें महंगी हो गई, और एक्सपोर्ट आपने 50% डॉलर को बढ़ा दिया, पाकिस्तान रुपया डीवैल्यू कर दिया, फिर भी एक डॉलर की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। आपने इसलिए किया था, अब वापस आप कर रहे हैं डॉलर को, और अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर देखिए, ये आप अभी बात कर रहे थे ना फैसल, तो इससे अवाम को फ़ायदा हो जाएगा इस तहरीक से। अल्लाह करे अवाम को फ़ायदा हो, हमारे ना भी हमें फ़ायदा हो ना। यहाँ लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो हशर हो गया है यहाँ, ये तो बुरा हाल है। ये देखिए, कुछ नौकरियाँ तो दे दें, कुछ तो कोई रोज़गार दे दें। यहाँ क्या करेंगे लोग, बेचारे परेशान हैं, वो अपना, उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही, उनके पास रोज़गार नहीं है, और हम सिर्फ अवाम की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बार बार पापड़ वाले, वो तो हो गई बात यार, एक बार की एनआरओ नहीं देंगे भाई, नहीं दो। हम तो पहले दिन से आपसे कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, ताकि लोगों के, तो अवाम की बात बैठकर तो पार्लियामेंट में होगी ना, अवाम के लिए काम तो पार्लियामेंट में होगा, सड़कों पर कैसे होगा बताएं आप मुझे। नहीं, हमने तो पहले दिन बैठो पार्लियामेंट में, लेकिन ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, फाइनेंस कमेटी में डिस्कस नहीं करते। मैं तो ये सोच के आया था, मैं कारोबारी बंदा हूँ, कराची से मैं चिन्योट अपने होम टाउन में जाके मैंने इलेक्शन लड़ा कि भाई उस फोरम पे जाऊं ताकि आवाम की बातें हों ना, मैं लोगों के लिए बेहतरी को सोच सकूं। क्योंकि मैंने देखा है चीन कैसे आगे गया, कोरिया कैसे आगे गया, वियतनाम कैसे जा रहा है। अब बताइए तो सही, ये इंडिया की तारीफ़ों की बात कर रहे हैं। ओ भाई, इंडिया हकीकत है कि नहीं कि 10 गुना आपसे बड़ा मुल्क हो गया है मऊशत में। आज इंडिया की इकानमी 3000 अरब डॉलर है, पाकिस्तान 270 अरब डॉलर पे खड़ा है। 10 गुना हो जाएगा तो आप डिफेंस पे कैसे, अपने लोगों को डिफेंस कैसे करेंगे, मुल्क का डिफेंस कैसे करेंगे, दफा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और गरीब आदमी के लिए तो आपके पास अगर कोई फायदा हो जाता है इस तहरीक से गरीब आदमी का, आम आदमी का, तो अच्छी बात है। ये हुकूमत रहे, कुछ तो फायदा करे ना, फायदा ही चले, अच्छी बात है। अगर आपके प्रेशर बिल्डअप करने से हुकूमत कुछ पॉलिसीज ले आती है तो फिर आपका बयानिया इसका मतलब मुख्तलिफ हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है हुकूमत रहे, आवाम के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकती है, तो फिर तो आप लोग ये नहीं कहेंगे ना कि हम हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। पर ये नाअहल है ना, इनसे हमने कई बार ये कर, इन बेचारों को पता है, इन्होंने बातें की थी, इनकी सारे नारे हैं, कोई एक बात भी तो पूरी नहीं हुई ना। बाहर से लोगों ने पैसा लेके यहाँ आना था,
क्यों बांग्लादेश में लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रही, क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आ रही, इतना डॉलर आपने बढ़ा दिया, वो कोई पैसा तो यहाँ आए ना। आपको समझ नहीं आ रही तो हमसे मशवरा ले लें, बैठ जाए, मुल्क सबका है, मुल्क सबका है, आपको फायदा हो जाता है हो जाए। पॉइंट टेकन। बैठने की जहाँ तक बात है ना, को रिलीफ दें, ठीक है, जहाँ तक बैठने की बात है, जाहिर जब पहले बैठकर कुछ ना तय हो सका तो अभी इस सूरत हाल में कैसे होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। रेहान साहब, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादी होने के बावजूद MQM को हमेशा से रहे और ये भी कहा जाता रहा कि हुकूमत से जो हमारे मामलात थे, जो बातें थी वो तय नहीं। आप लोगों ने एहतजाज भी किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कराची में है, जो तमाम MPs उनके साथ मिलकर अपनी ही हुकूमत, अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज किया PTI के खिलाफ। तो फिर आप कैसे श्योर हैं कि जी हुकूमत की सारी पॉलिसीज दुरुस्त हैं, ये बिला वजह अपोजिशन सड़कों पर आके एहतजाज कर रही है? देखिए, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कोई भी अकल कुल तो होता नहीं है ना, ये कोलैबोरेशन होती है, बाहम मुशावरत होता है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद कोई मुल्क की सतह पर ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाती है जो कि मुल्क के तमाम खित्ते में रहने वाले लोगों के लिए, उसकी फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसी हो, नेशनल पॉलिसी हो, वो एक वजह की जाती है। यहाँ पर बात, हमने बहुत सारी चीज़ों पर रिजर्वेशन है, हत्ता कि हमारी तो इस इलेक्शंस पे भी, होने वाले इलेक्शन पे भी रिजर्वेशन है। बावजूद इन तमाम चीज़ों के, तो क्या हम मुल्क को मजीद अनारकी में डाल दें, उसको अनारकी की तरफ धकेल दें? जिस इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है मुल्क और जिस तरह सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्या उस सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर मुल्क का कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए? देखें, बावजूद इस बात के मौजूदा PTI की हुकूमत के साथ MQM पाकिस्तान का कोलिशन बुनियादी तौर पर चंद नुकात पे हुआ था, उसमें सर फहरिस्त नुकते कराची पैकेज के थे। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का मामला था, कराची में अपलिफ्टिंग का मामला था और उसके डिले होने की वजह से हमारा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया, वो आपने देखा कि हमने इस्तीफे भी दिए। गो के फेडरल गवर्नमेंट ने उस कराची पैकेज के तनासुब से अभी गालिबन 2% भी नहीं रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि मैं मुल्क को मजीद अनारकी की तरफ खुदा न खासा धकेलूं या उसके इस्तेहकाम के लिए काम करूं? देखिए, अभी जो सूरत हाल अपोजिशन कर रही है, ये मुझे तो लगता है इसमें कैसर साहब ने बिल्कुल बात दुरुस्त कही कि बहुत सारे इशूज़ होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अपने नुकात होंगे, लेकिन बात यह है कि ये खुद कराची में पीपल्स पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के अर्बन एरियाज को किस तरह धकेल दिया है। ये खुद बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। क्या मैं अगर इनसे पूछूं कि कराची में से जनरेट होने वाली जो इनकम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या उसको सही मायने में कराची पर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो फिर आप एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? असल में ये वो बात वही है कि आप अपने जो इल डीड्स हैं, जो आप अपने जो मुंसलिक है आपसे चीज़ें, उसको बचाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप 18वीं तरमीम के बाद तो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हों और दीगर इस तरह के अमूर हों, वो तमाम चीज़ें डिवॉल्व हो गई हैं। गवर्नेंस के मामलात हैं, आप सूबे में तो बैड गवर्नेंस की मिसालें कायम करें और फिर फेडरल गवर्नमेंट पे अपना जो है गुस्सा निकालें। वो किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं भाई? माना कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग होने के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग नहीं कर रही, प्रोविजनल बुनियादों पर चला रही है। कब से तमाम सियासी जमातों के हवाले से अलग अलग एतराज़ात और अलग अलग तहफ़्फ़ुज़ात का वाला साहब हमारे साथ ही रहेगा। कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल अजीज साहब और असद खरल साहब भी हमारे साथ हैं। हमें यहाँ पर एक न्यूज़ ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आएंगे, ट्रांसमिशन के सिलसिले को जारी रखें। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।